ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हर बार की तरह मैं योगेश कुमार पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में 6 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की एक श्रृंखला स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने 3 प्रश्न आपके साथ चर्चा कर लिए थे। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और आपके लिए ये चौथा प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस एक प्रश्न के साथ मैं आपको कई प्रश्न परोसूंगा, कई प्रश्न दूंगा, ताकि आप उन सभी प्रश्नों का रसास्वादन कर सकें। मेरा काम केवल रसास्वादन नहीं करवाना है, ये सभी वो प्रश्न हैं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए, चाहे वो फर्स्ट टर्म में पूछा गया हो, मिड टर्म में पूछा गया हो, मॉक टेस्ट में पूछा गया हो या फिर बोर्ड में पूछा गया हो। इसलिए इन प्रश्नों को आप हल्के में ना लें, इन सभी प्रश्नों को सीखें। साथ ही साथ जो एक नंबर के मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, इसमें उन प्रश्नों को भी आप ध्यान रखें और उन प्रश्नों को आप पढ़ते जाएं, देखते जाएं। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है आपका कि यूरोपीय संगठन को क्या चीजें एक प्रभावी संगठन बनाती हैं। आपको समझना है कि जो ये यूरोपीय संगठन है, पहले तो आप ये जानिए कि ये है क्या। एक तो चीज आपको ये समझनी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको बताना है कि आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं इसके पास जो इसको एक प्रभावी का मतलब आप कह सकते हैं कि एक ताकतवर संगठन आपको बना करके देती है, ताकतवर संगठन बनाती है। तो सबसे पहले यदि मैं यूरोपीय संगठन की बात करूं तो मेरे बच्चे यूरोपीय संगठन यूरोप के कुछ कंट्रीज का, यूरोप के कुछ देशों का एक संगठन है, कुछ देशों का संगठन है। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई वो कौन से देश हैं और ये संगठन, इन देशों ने अपना संगठन क्यों बनाया। तो ये जो यूरोपीय संगठन के देश हैं, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ डमरू? 1939 से 1945। वेरी गुड। 1939 से लेकर के और 1945 तक, 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपने एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ा है कि पूरे के पूरे युद्ध का जो अखाड़ा बना, इस युद्ध का अखाड़ा बना यूरोप। जब युद्ध का ये अखाड़ा बना तो इस युद्ध का अखाड़ा बनने के कारण यूरोप के विभिन्न देशों को बहुत बुरी तरीके से तबाही का सामना करना पड़ा। सारी की सारी चीजें, उनके घर की टूटी, घर की फूटी, सब कुछ नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका कोई मित्र, या आपने कभी देखा होगा कि हमारे घरों में हमारे यार बंधुओं के मित्र आते हैं, साथ में पैक लगते हैं और पैक लगने के बाद जिसके घर में लगते हैं उसी के बर्तन टूटते हैं। बाद में जब सुबह होश आता है तो अफसोस होता है, फिर दिए जाते हैं कि ले भैया 500 धर ले, अपना काम चला लियो। ठीक वैसे ही जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दोनों जो शक्तियां थी आपस में लड़ी और लड़ने के लिए जिसका घर चुना वो था यूरोप का घर। अब इस यूरोप के घर में जब युद्ध हुआ तो इस यूरोप के सभी देशों को इसकी क्षति उठानी पड़ी, इसका नुकसान हुआ। तब जब युद्ध खत्म हुआ तो 1948 में एक योजना लागू की गई, जिस योजना के तहत यूरोप की कंट्रीज को कुछ मदद दी गई। उस मदद का क्या नाम था? मार्शल योजना। उस मदद का नाम था मार्शल योजना। अब यहां से सीखिए 2 प्रश्न कि मार्शल योजना कब आई, तो आपको बताना 1948 में। पूछे मार्शल योजना किस लिए लाई गई, तो यूरोप के जो देश थे जिनका नुकसान हुआ, उन नुकसान की भरपाई करने के लिए मार्शल योजना को लागू किया गया। तीसरा प्रश्न, यूरोपीय संगठन की ये जो यूरोपीय संगठन की ये प्रारंभिक नींव थी। किसी ने नहीं सोचा था कि हम यूरोपीय संगठन बनाएंगे, लेकिन ये जो इसके चरण थे, जो इसके प्रयास थे, इन प्रयासों के द्वारा एक संगठन बनकर के तैयार हुआ जिसको हम यूरोपीय संगठन कहते हैं। इस प्रयास की कड़ी में यह पहला प्रयास था 1948 में जो किया गया, जिसको मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। मार्शल योजना के तहत इनको पैसा मिलने लग गया और इसके कुछ दिनों के बाद 1949 में एक परिषद की स्थापना की गई, जहां पर आपस में बैठ करके बातचीत की जा सके। उस परिषद का क्या नाम था गुड्डू? यूरोपीय परिषद। दूसरे नंबर पर 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई और ये यूरोपीय परिषद इसका दूसरा स्टेप बना। इस दूसरे स्टेप में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। और तीसरा स्टेप क्या था डमरू? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब आई है? 1957।
1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ये एक संस्था बनाई गई और इस संस्था के द्वारा यूरोपीय संगठन ने अपने तीसरे चरण को पूरा किया। और चौथे चरण में 1992 में यूरोप के देशों ने जो ये सारा, जिनको मार्शल योजना के तहत लाभ मिल रहा था, जिन्होंने यूरोपीय परिषद बनाई थी, जिन्होंने यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, इन्हीं देशों ने निर्णय लिया कि अब हम 1992 से अपने आप को किस नाम से जाने जाएंगे? यूरोपीय संघ के नाम से जाने जाएंगे। तो इस तरीके से ये यूरोपीय संघ बनकर के 4 स्टेप में आपके सामने आया। चारों स्टेप से एक एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, 24 घंटे याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे आ सकता है और नहीं आएगा तो आपको इसकी व्याख्या करते समय आपकी इसकी प्रस्तावना बनाने के काम में आ ही जाएगा। ठीक, तो अब पूछता है कि क्या चीजें इसको प्रभावी बनाती हैं? भाई मुझे क्या चीजें प्रभावी बनाती है? मैं एक अध्यापक हूं, मुझे क्या चीजें प्रभावी बनाती है? मेरा वाचन कौशल, मेरी एक्सप्लेनेशन की स्किल, है ना, और मेरा एग्जाम्पल देने की स्किल, ये चीजें तो मुझे प्रभावी बना रही हैं। तो ठीक उसी तरीके से मेरा जो गुण है, मेरे पास जो हथियार है, मेरे पास मार्कर है, ये चलाने की स्किल है, इसको मैं ठीक तरीके से यूज कर रहा हूं तो इससे मैं एक ताकतवर अध्यापक के रूप में आपके सामने आ सकता हूं। तो ठीक इसी तरीके से यूरोपीय देश जो है, इसके पास जो चीजें हैं वही चीजें इसको प्रभावी बनाएंगी, बाहर की चीजें तो होंगी नहीं। तो किसी देश को उसको प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? या एक तो देखो उसका संघ है, संघ का मतलब समूह, और शक्ति संघे कलयुग में संघ में ही शक्ति है ना। तो उस संघ के द्वारा ही, संघ में शक्ति है। तो जितने भी देश हैं, ये जितने भी यूरोप के देश थे, लगभग उस समय 16 देश 17 देश एक साथ मिले और उन्होंने इस यूरोपीय कम्युनिटी को बनाया, यूरोपीय संघ को बनाया। तो ये एक देशों का समूह है जो इसको एक ताकतवर देश बनाता है, जो इसको एक प्रभावी देश बनाता है ना। कभी किसी से लड़ाई होती है, अरे उसके तो 5-6 दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोगों को जानता, उससे मत लड़ियो नहीं तो वो धपेड़ देगा तेरे, कहते हैं ना ऐसा। तो भाई क्यों? क्योंकि उसके पास संघ है, उसके पास कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं उसके बहुत अच्छे, इसलिए इसके पास जो देश थे, जो समूह था, ये इसको एक प्रभावी संगठन बनाता है। दूसरा, अपना इसका झंडा है, इसका अपना झंडा है, और इस झंडे के द्वारा भी ये एक मजबूत शक्ति बनकर के आपके सामने आता है। यूरोपीय संघ एक सामने आपके आता है। अच्छा, इसके झंडे में सितारे बने हुए हैं, कुछ सितारे बने हैं, वो सितारे इसकी कंट्री के प्रतीक है। ठीक, जो मूल कंट्री थी, जो संस्थापन कंट्री थी, उनको प्रतीक करती हैं, और बाकी जो है उसको नहीं करती, क्योंकि अब इसमें 27 कंट्री है तो 27 सितारे बनाना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो आपको वहां पर ये झंडे के रूप में, झंडे में सितारे दिखाई देंगे, और लगता है कि वो देशों के प्रतीक होंगे जो संस्थापक देश थे। हो सकता है इसमें थोड़ी सी बात ठीक ना भी हो, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। अपनी मुद्रा, इसके पास अपनी मुद्रा है। क्या नाम था अपनी मुद्रा का? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो था, जो इसको एक प्रभावी बात बनाती है। और जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर की मुद्रा का नाम क्या था? रूबल। रूबल, यूएसएसआर की मुद्रा का नाम रूबल था। दोनों प्रश्न आपके एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। यूरो इसकी मुद्रा है जो इसको एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। तीसरा देखिए, आर्थिक शक्ति। देखिए इसका 12 अरब डॉलर लगभग प्रति वर्ष इसका आर्थिक विकास है। सकल घरेलू उत्पादन इसका सबसे अधिक है, इसीलिए यह एक प्रभावशाली संगठन बना हुआ है। राजनीतिक स्तर पर आपको अभी मैंने बताया कि यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी, जो बातचीत करने के लिए किया गया था। इसका मतलब ये यहीं से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया, है ना। और इसके अलावा कूटनीति में बढ़त, डिप्लोमेट, उस क्षेत्र में ये बहुत आगे है, क्योंकि इसमें इसके पास संगठन ज्यादा है। तो निश्चित रूप से अगर कोई एक थोड़ी भी हेल्प करता तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो कूटनीति में बहुत आगे है। साथ ही साथ सैन्य प्रभाव। जब आप इसके देशों की बात करेंगे ना, तो इसमें 2 देश है। कौन कौन से? जो यूरोपीय संघ के, जो यूएनओ में भी स्थायी मेंबर है, ब्रिटेन और फ्रांस। वेरी गुड। और ब्रिटेन और फ्रांस, अगर दोनों को हम मिला दें तो सैन्य शक्ति में सबसे आगे। और अगर मैं परमाणु शक्ति की बात करूं तो लगभग 550 परमाणु हथियार यूरोपीय संघ के पास है, जो इसको एक प्रभावशाली संगठन के रूप में बनाती है। और यही सारे कारण हैं जो इसको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में भी रखते हैं। इसीलिए चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के मुख्य उत्तरदायी कारकों की आपको चर्चा करनी है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है प्री बोर्डों में, और
बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए एक बार। चीनी अर्थव्यवस्था, यदि मैं चीनी की बात करूं तो चीन एक कंट्री है जो एशिया महाद्वीप के अंदर उपस्थित है। इस चीन में 1949 में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम क्या था डमरू? चीनी क्रांति। चीनी क्रांति, चीनी क्रांति, वेरी गुड। और ये चीनी क्रांति अभी आपने खुद ही बता दिया कि ये माओ के नेतृत्व में हुई थी, इसीलिए इसी चीनी क्रांति को कई बार चीनी क्रांति ना कहकर हम माओ क्रांति के नाम से भी जानते हैं। शुरुआती दौर में जब यहाँ पर माओ के द्वारा अर्थव्यवस्था को शुरुआत किया गया तो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? सोवियत मॉडल पर, सोवियत मॉडल पर आधारित थी। सोवियत संघ वाली साम्यवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। कहीं कहीं हो सकता है आपको किसी किताब में ये साम्यवादी शब्द के साथ इसको संबोधित किया जाए, तो आप समझ जाइएगा कि क्योंकि चीन ने पहली बार साम्यवाद का एकदम प्रयोग 1949 में किया, इसको लागू किया अपने देश में, इसीलिए हो सकता है कि साम्यवाद के साथ भी इसको रिलेट करके आपको दिया जाए। घबराना नहीं है, वो सेम बात कह रहा है। अच्छा, जब ये सोवियत संघ व्यवस्था आई, सोवियत संघ का अनुकरण किया चीन ने, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था थी? नियोजित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। आपने पढ़ा है कि सोवियत व्यवस्था एक नियोजित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। तो दोनों चीजें थी, ये नियोजित भी थी और ये नियंत्रित भी थी। एक नियोजित है और एक नियंत्रित है, नियोजित भी थी और नियंत्रित भी थी। जब ये नियोजित और नियंत्रित थी तो इसमें सारा का सारा जो दायित्व था, सारा का सारा जो नियंत्रण था वो राज्य का हुआ करता था। और जब राज्य का हुआ करता था तो राज्य जो है वो किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देती थी, नियंत्रण, हर चीज पे नियंत्रण रखती थी और उसको व्यापार किसी के साथ ये नहीं करते थे। एक तरीके से ये एक बंद व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? बंद व्यवस्था थी, जिसके कारण चीन का उत्थान नहीं हो पा रहा था। चीन एक कुएं की मेंढक अर्थव्यवस्था बन करके रह गई थी, सिमट करके रह गई थी। तो एक चीन ने 1970 के दशक में अपने देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए, वो हर क्षेत्र में लगभग लागू किए गए। एक रिफॉर्म किया अपने देश के अंदर, और उस रिफॉर्म के बाद चीन की अर्थव्यवस्था ने ऐसी उन्नति पकड़ी जैसे उसके पंख लग गए हों दो, और वो इतनी तेजी से उड़ान भरी उसने कि पूछो मत। इसकी आज की गति को देखते हुए बहुत सारे राजनीतिक ऐसा कहते हैं कि आने वाले 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पछाड़ती हुई विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऐसे कौन से बदलाव थे जो चीन ने कर लिए और आज विश्व की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? 2040 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इस चीज को तो समझना ही चाहिए और हमें इस दृष्टि से भी इस प्रश्न को तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और हमारा चीन के साथ आए दिन चार हाथ होती रहती है ना, और कई युद्ध भारत ने चीन के साथ लड़ा है। तो इस दृष्टि से भी हमें इस प्रश्न पर नजर रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे बदलाव किए गए 1970 के दशक में? प्रश्न को घुमाया भी जा सकता है कि 1970 में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा कीजिए जो चीन में किए गए। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, इसी प्रश्न का उत्तर ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए 70 के महत्वपूर्ण बदलाव। पहला बदलाव क्या किया गया? 1972 में पहला बदलाव हुआ, अमेरिका के साथ संबंध। पहली बार 1972 में ऐसी घटना सामने आई, ये चीज देखी गई कि चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी। चीनी अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंध बनाए। दोनों के बीच जो काफी दिनों से जो बंद अर्थव्यवस्था थी, ये अब खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गई। पहली बार ये अमेरिका के साथ संबंधित बनाया इसने। तो एक पॉइंट तो ये। दूसरा, 1978 में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया, खुले द्वार की नीति अपनाई। मैं आपसे पूछूंगा, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? देंग शाओपिंग। वेरी गुड। देंग शाओपिंग ये उस समय चीन के प्रमुख थे और इन्होंने एक विशेष प्रकार की नीति लागू की जिसे खुले द्वार की नीति कहते हैं। अब इस खुले द्वार की नीति में हर चीज को अपने देश से बाहर देश तक पहुंचाना था, ठीक। और ऐसा क्यों, ये खुले द्वार की नीति क्यों लाई गई? क्योंकि जब चीन शुरुआती दौर में था 1949 से लेकर के और 1972 से पहले तक, तो जब वो किसी के साथ व्यापार नहीं करता था तो उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं आती थी, और जब उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं आती थी तो वो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार वैसे भी नहीं कर सकता था। विदेशी मुद्रा को बढ़ाना जरूरी था क्योंकि विश्व बहुत तेजी से बदल रहा था। इसीलिए 1978 में देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपना ली।
1 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चरणबद्ध अर्थव्यवस्था को खोलना। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास का मतलब क्या है? चरणबद्ध विकास, सिस्टमैटिक विकास। तो चीन ने अपनी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला और एक बिल्कुल वेल प्लान अर्थव्यवस्था का एक एक चरण फूक फूक करके रखा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता कि यूएसएसआर के पतन के क्या कारण है, तो बड़ा प्यारा सा उत्तर देते कि सर अनियोजित व्यवस्थाओं को लागू करना। शॉक थेरेपी लागू की गई, है ना, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनका कोई प्लान ही नहीं था, वो ऐसे ही लागू कर दी जाती थी, जिसके कारण पूरा का पूरा यूएसएसआर बिखर गया था। तो अगर ये चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोलता तो उन्नति तो होती ही नहीं, ये तो पतन क्यों चला जाता। तो इसलिए इसने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। इससे पहले खेती का सामूहिकरण था। पूरा का पूरा जो एक जमीन होती थी वो सरकार के नियंत्रण में होती थी, व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता था, उस पर व्यक्ति खेती करता था और उससे फिर राज्य का कुछ स्वामित्व हो जाता था, कुछ व्यक्ति का होता था, इस तरीके से चलती थी। लेकिन 1982 में इसका निजीकरण कर दिया गया, व्यक्तियों को भूमियां दे दी गई कि आप उत्पादन इस पर बेहतर तरीके से करिए। 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, उद्योगों को निजी हाथों में सौंपा गया, है ना। तो उद्योगों को निजी हाथों में दिया गया, जिससे उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़ करके अपनी चीजों को उत्पादित किया और उसको बेहतर तरीके से बना करके अन्य अन्य देशों में पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था एक उन्नत अर्थव्यवस्था देखते ही देखते बन गई। अच्छा, कृषि उत्पादन में तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? खेती से। और खेती का निजीकरण कर दिया। और जो अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था है या फिर कृषि उत्पादन, साथ ही साथ ग्रामीण खेती से है। और एक शहरी अर्थव्यवस्था भी आएगा मेरे बच्चा, इनके अंदर जो शहर ग्रामीण में उद्योग की स्थापना की ताकि वो आगे बढ़ सके। वेरी गुड। ग्रामीण में उद्योगों की स्थापना की, वो आगे बढ़ सके। साथ ही साथ मेरे हिसाब से यहाँ पर शहरी भी आएगा। शहरी अर्थव्यवस्था में भी उद्योगों को बढ़ाया गया ताकि शहर की अर्थव्यवस्था भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सके। इस प्रकार से चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उन्नत किस्म की अर्थव्यवस्था बनी। साथ ही साथ चीन ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, आपको मैचिंग करने के लिए कई बार दे देता है, एनसीईआरटी के शायद लास्ट में भी दिया हुआ मैचिंग करने के लिए। तो वो आप देखिएगा कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया, जहां से व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जा सके और उसको अच्छे से उससे लाभ कमाया जा सके। साथ ही साथ विदेश मुद्रा में सरप्लस हुआ, विदेश मुद्रा बढ़ गई। अभी मैंने आपको बताया था एक पॉइंट में कि विदेश मुद्रा नीचे चली गई थी, जिसके कारण चीन दूसरे देशों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और चीन एक उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि चीन के पास विदेशी मुद्रा आ गई। क्यों? क्योंकि चीन ने अपनी खेती का निजीकरण कर दिया, असली बात उद्योगों का निजीकरण कर दिया, खुले द्वार की नीति अपना ली। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया। और जब विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनेगी। अच्छा, इसके बाद 2001 में चीन जो है वो WTO में आया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। और आज चीन व्यापार में बहुत अच्छी भागीदारी अदा करता है ना, और यूएनओ का एक प्रमुख मेंबर बन करके बैठा हुआ है। तो ये था पूरा का पूरा प्रश्न कि चीनी अर्थव्यवस्था कैसे उन्नति की ओर पहुंची। तो अंत में कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन सभी प्रयासों के द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनी, और ऐसा अंदाजा भविष्य में लगाया जा सकता है कि 2040 तक ये विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक, ये आपका प्रश्न होगा। 6 नंबर ये आपके मिल जाएंगे।